Hello, good afternoon. I'm sorry, actually, this class was scheduled for Sunday at 3 p.m. on Zoom app, but due to some urgent work on Sunday, I have preponed the class and now it will be available on YouTube live to you. Dear friends, we are discussing basics of quantum mechanics in this class. In first class, we have dealt with the history of basics of quantum mechanics, starting from Newton's corpuscular theory, Huygens wave theory, Maxwell's EMR theory, their merits and demerits. Today, now we are going to start our topic as per our syllabus, and the first topic is black body radiation. ब्लैक बॉडी रेडिएशन से हम अपना ये क्लास स्टार्ट करते हैं. एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, आई हैव टू अरेंज दिस क्लास इन bilingual Hindi and English. I will obey your order, no problem. So the first question is, what is black body? First question is, what is black body? ब्लैक बॉडी है क्या? You have learned principle of vision in physics. प्रिंसिपल ऑफ विजन. क्या प्रिंसिपल ऑफ विजन? ये देखिए आपके सामने 3 फिगर हैं. आप इसको एक्सप्लेन करिए प्रिंसिपल ऑफ विजन से. आपने क्या पढ़ा है? An object looks white if it reflects almost all the color falling on it. है ना? कोई वस्तु व्हाइट कब दिखता है? जब उस पर पड़ने वाला मैक्सिमम प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता है. और ब्लैक कब दिखता है? When object absorbs whole of the light, almost whole, and when it is colored, when it absorbs a part of the light from visible region nearly 400 to 800 nanometer. This is green. It means what? This portion is absorbing all the light except green, and this one is red. It means what? This portion is absorbing all the radiations except red. यही मोटा मोटी कंक्लूजन है ना. आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, इसको डिटेल फिजिक्स में ही पढ़ेंगे. सिंपल सी बात है, अगर ये लाइट आया और कंप्लीट वापस रिफ्लेक्ट हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट व्हाइट. अगर ये कंप्लीट एब्जॉर्ब हो गया, ये हुआ ब्लैक. और अगर पार्टली एब्जॉर्ब हुआ तो कलर. एंड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इज कलर ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट या ट्रांसमिटेड, जो बोलिए, ये कलर दिखता है, ये कलर जो एब्जॉर्ब नहीं होता है. और अगर कई कलर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं तो उनका मिक्सचर कलर दिखता है. आप जानते हैं ओरिजिनल तो 7 कलर हैं, फिर इतने रंग बिरंगे कलर कहां से आते हैं? दैट डिपेंड्स ऑन मिक्सिंग ऑफ कलर्स. तो हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, ये फिजिक्स में आप पढ़े हैं. तो नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी है क्या? क्या हम क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा में इसे ब्लैक बॉडी बोलेंगे? मैंने देखा है
कहीं कहीं पर लिखा हुआ है ब्लैक बॉडी में ग्रेफाइट का, काजल, कार्बन ब्लैक, लैंप ब्लैक, दीज आर द ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक ऑब्जेक्ट हैं, सही है, ये ब्लैक है, लेकिन जिस ब्लैक बॉडी की मैं बात करता हूं वो ये ब्लैक बॉडी नहीं है, ये ब्लैक बॉडी नहीं है। लैंप ब्लैक इज नॉट ब्लैक इन माई सेंस, ग्रेफाइट इज नॉट ब्लैक बॉडी। हम लोग इस ब्लैक बॉडी की बात करते हैं, उसको आइए पहले डिफाइन करते हैं। तो आप अभी से ध्यान रखिए कि ब्लैक ऑब्जेक्ट एंड ब्लैक बॉडी, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात हम करेंगे, वहां का जो ब्लैक बॉडी है वो इस ब्लैक से डिफरेंट है। जैसे आप देखिए मेरे हाथ में जो ऑब्जेक्ट है यह भी ब्लैक है, दिख रहा है ना, ये ब्लैक है, लेकिन ये ब्लैक बॉडी नहीं है। It is not absorbing all the radiations falling on it. No. It is absorbing almost all of the light from visible region. So it looks black. लेकिन जो ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। तो आइए ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं हम लोग देखते हैं आज इस स्लाइड में, और फिर डिस्कस करेंगे हम आगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज ब्लैक बॉडी? I have tried to give you a conception that all the objects looking black are not black body. This term black body was introduced by Mr. Gustav Kirchhoff in 1860. आपने नाम सुना होगा किरचॉफ का, उन्हीं का ये दिया हुआ वर्ड है। गुस्ताव किरचॉफ ने 1860 में दिया टर्म ब्लैक बॉडी, और उनका बेसिस क्या था? देखो, ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट which absorbs all the radiations incident upon it, all the radiations, all the radiations falling on it. ओके, ये था ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट था? ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट which absorbs all the radiations incident upon it. Just 1 minute, please. Excuse me. Yeah. So black body is an object which absorbs all the radiations incident upon it. पहला पॉइंट, जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। It is heated to higher temperature than the other body. अगर दो बॉडी को हीट करेंगे, दो बॉडी पर आप सिमिलर इंसिडेंट रे भेजो, सिमिलर, एक नॉर्मल बॉडी पर, एक ब्लैक बॉडी पर, तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हायर होगा। ठीक है, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हायर होगा नॉर्मल बॉडी से, ये उसकी विशेषता है। और ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल रेडिएटर ऑल्सो। ब्लैक बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब ही नहीं करता है सबको, ये आइडियल रेडिएटर भी है। ये डिफिनीशन है ब्लैक बॉडी का। क्या सब? which absorbs all the radiations incident upon it. इन पर जितने रेडिएशन आते हैं ये सब को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी को ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट नहीं करता।
दूसरा, सेम रेडिएशंस अगर हम दो ऑब्जेक्ट पर भेजें तो ब्लैक बॉडी हाई टेम्परेचर तक हॉट होगा। तीसरा, यह एक आइडियल रेडिएटर भी होगा। आइडियल रेडिएटर मीन्स when a black body is heated, it radiates more intensely than other bodies at same temperature. अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर पर है तो ब्लैक बॉडी के रेडिएशन की इंटेंसिटी अधिक होगी एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट से। आई बात समझ में? फिर एक बार बोलता हूं, ब्लैक बॉडी क्या हुआ? which absorbs all the radiations incident upon it, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो हाई टेम्परेचर तक हॉट होगा, जो आइडियल रेडिएटर होगा, मतलब सेम टेम्परेचर पर उसके रेडिएशन की इंटेंसिटी ब्लैक बॉडी से अधिक होगी। ठीक है, इंटेंसिटी ब्लैक बॉडी की इंटेंसिटी अदर बॉडी से अधिक होगी। देख लीजिए फिर से, ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच अब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस, इट इज हीटेड टू हायर टेम्परेचर, इट इज आइडियल रेडिएटर आल्सो, एंड it radiates more intensely than other bodies at same temperature. ठीक है, तो दो बॉडी, एक नॉर्मल बॉडी है और एक ब्लैक बॉडी है। ठीक है, सेम टेम्परेचर दोनों का है T, इसके रेडिएशन की इंटेंसिटी I, इसके I डैश रहेगा तो I डैश ग्रेटर देन I। ठीक है, ठीक है, इसको हम आपको थोड़ा सा 1 मिनट दिखाना चाहेंगे ऐसे कि एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, एक ब्लैक बॉडी है। इमेजिन करो ब्लैक बॉडी है, इस दोनों पर हम सेम रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो T2 ग्रेटर देन T1 होगा सेम रेडिएशन के लिए। एक ही धूप में मान दो वस्तु को रख दीजिए, आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, आप ये घर में कर सकते हो। एक व्हाइट बॉडी को, एक ब्लैक बॉडी को, जनरल वो ब्लैक बॉडी जो हम कर रहे हैं सो नहीं, कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट को आप धूप में रख दीजिए सेम प्लेस पर, 1 घंटा तक देख लीजिए, सेम टाइम तक, आप देखेंगे ब्लैक वाला ज्यादा हॉट हुआ है। ठीक है, और दूसरा कि जब ये इसको अब छाये में रख दो, अब छाये में रख दो, ये रेडिएशन एमिट करेगा, ये भी करेगा, इसका इंटेंसिटी I है, इसका इंटेंसिटी I डैश है, तो I डैश ग्रेटर देन I। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट बात है कि सेम रेडिएशन के लिए ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी हाई होगा। ठीक है, सेम टेम्परेचर है, दोनों का सेम टेम्परेचर है, ये बॉडी भी T टेम्परेचर का है, भी T टेम्परेचर का है। सेम टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी का रेडिएशन का इंटेंसिटी ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये सब बात मैं क्यों बोल रहा हूं अभी आप जानेंगे कुछ देर में। ठीक है, तो ये समझ गए आप, ये 4 पॉइंट ब्लैक बॉडी के बारे में। ये जिसमें प्रॉपर्टी है वो ब्लैक बॉडी है, और जिसके बारे हम लोग पढ़े हैं वो ब्लैक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे आपके काले बाल हैं, मेरे तो व्हाइट है, आपके जो ब्लैक हेयर हैं वो ब्लैक बॉडी नहीं है, वो ब्लैक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो भी मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, बट नॉट ऑल रेडिएशंस आर नॉट एब्जॉर्ब बाय इट। चलिए अब आइए हम लोग कुछ साइंस की बात करें। ब्लैक बॉडी इज थ्योरेटिकल और मॉडल बॉडी। ये वास्तव में थ्योरेटिकल है, हाइपोथेटिकल बॉडी है। कंप्लीट परफेक्ट ब्लैक बॉडी मिलना मुश्किल है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं मिलता हम लोग, ये थ्योरेटिकल है।
ऑलमोस्ट तक हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है। सो ब्लैक बॉडी इज theoretical or model body which absorbs all radiation falling on it, reflecting or transmitting none, absorbing all, reflecting or transmitting none। जब एब्जॉर्ब करता है उस समय की बात हो रही है कि जो आया उसमें से किसी को वह रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट नहीं किया, सबको एब्जॉर्ब कर लिया। यह ब्लैक बॉडी एक हाइपोथेटिकल है, ठीक है। ये हम लोग मानते हैं कि अगर कोई बड़ा सा हॉलो स्फीयर हो, कोई हॉलो स्फीयर हो, उस हॉलो स्फीयर में अगर छोटा सा होल कर दिया जाए, छोटा सा, ये ब्लैक बॉडी होगा। एक कोई हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला है और उसमें एक स्मॉल होल है, ऐसा सब्सटेंस ब्लैक बॉडी होगा। मतलब परफेक्ट तो नहीं होगा, 99.99% मान लीजिए को होगा, ठीक है। अब देखिए कि क्या करता है ब्लैक बॉडी, क्यों ये होल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट ट्रांसमिट नहीं करता। यहां देखिए ये कि एक रे यहां पर आया, यहां से टकराया, यहां गया, यहां से टकराया, यहां गया, यहां से टकराया, यहां गया, यहां से टकराया, यहां गया। इस भीतर में ही ये कोलाइड करता रह जाता है और भीतर में ही रह जाता है, कोई इसको बाहर नहीं भेज पाता है। असली यही है, सक्सेसिव कॉलिजन्स। एक रे भीतर आया और वो टक्कर कर रहा है, यहां से वहां, वहां से वहां, ऐसा जो बॉडी है वो ब्लैक बॉडी है। जिस बॉडी में लाइट ऊपर से आएगा यहां तक तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो ही जाएगा बाहर। यहां भी रिफ्लेक्ट करता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता है, भीतर रह जाता है। ऐसा बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं, है ना। देखिए गौर से, ये ब्लैक बॉडी, ये एक रे को दिखाया गया यहाँ पर। ये बॉडी के भीतर का पोर्शन है, हम इनर पोर्शन दिखा रहे हैं आपको कि ये एक बॉडी एक रे यहाँ आया, एक पार्टिकल से टकराया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ टकरा गया, इसे यहाँ से घुसेगा, यहाँ आएगा, टकराएगा, यहाँ जाएगा, टकराएगा, यहाँ जाएगा, टकराएगा, यहाँ जाएगा, टकराते रहेगा, भीतर में ही रहेगा, सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और जब ये फिर एब्जॉर्ब कर लिया, रेडिएट करेगा तो ये सारा ऐसे ही रेडिएट भी करेगा, ऑल वेवलेंथ्स। दिस हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट इज परफेक्ट absorber and also perfect emitter of radiation, perfect emitter of radiation over all wavelengths, all possible wavelengths से लाइट को यह एमिट भी करता है। यह प्रॉपर्टी है ब्लैक बॉडी का, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रिजल्ट है, थ्योरेटिकली डिराइव्ड रिजल्ट है ब्लैक बॉडी के लिए। अब आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको जब पढ़ूंगा तो आपको जवाब दे दूंगा, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। आई शैल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। तो ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट हो गया ना, व्हाट इज ब्लैक बॉडी। Final, a black body is a theoretical hypothetical body which absorbs all the radiations, reflecting, transmitting none, and it emits, emit करता है। emission में और reflection में difference है। reflect हुआ जो आ रहा है वापस जा रहा है, emission हुआ कि वो पहले absorb कर लिया और उसके बाद उसको emit करता है। जैसे आपको कोई आया, कोई समोसा देने के लिए आया, 4 समोसा, आप कहते नहीं भाई 4 नहीं खाएंगे, 2 ले जाओ या 3 ले जाओ या 1 ले जाओ, ये हुआ रिफ्लेक्शन। और आप 4 समोसा खा लिए और उसके बाद वहां से उठे वॉमिटिंग कर दिए, वो हुआ एमिशन।
एब्जॉर्ब करके फिर अपने में से निकालता है, दैट इज एमिशन। तो ब्लैक बॉडी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ट्रांसमिट नहीं करता है, इमिट करता है। पहले एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको इमिट करता है, उसमें भी वो रेंज ऑफ वेवलेंथ को इमिट करता है। इसलिए कहा जाता है ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट इमिटर। उस ब्लैक बॉडी की बात हम लोग कर रहे हैं आज। एनी क्वेश्चन किसी के मन में है तो बताइए। तो हम लोग मानते हैं कि अगर कोई हॉलो स्फीयर है जिसमें एकदम स्मॉल होल है तो वह ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट कर सकता है। एक आइडियल बॉडी उसको हम लोग मान लेते हैं। और आप मैकेनिज्म समझ गए कि ब्लैक बॉडी क्यों सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके भीतर जो गया वापस नहीं आ पाता है, एब्जॉर्ब हो गया, हॉट हो गया, उसके बाद जब हॉट हो गया उसको एमिट करना है तो फिर एमिट करता है। एमिट भी सारा कर सकता है, डिफरेंट वेवलेंथ्स को एमिट कर सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। चले आगे। तो आइए आइए आपके सामने अब ये नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नाउ व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अभी तक तो हम लोग ब्लैक बॉडी को ही डिफाइन कर रहे थे, उसका प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे थे। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, नाम से स्पष्ट है, समझ गए होंगे आप। Radiations emitted by an ideal black body is called black body radiation. इस वर्ड पर ध्यान दो, आइडियल, आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी है ना, आइडियल ब्लैक बॉडी। ये वर्ड देखिए, आइडियल। आइडियल ब्लैक बॉडी क्या हुआ जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, सारे ब्लैक बॉडी नहीं, सभी ब्लैक बॉडी से निकलने वाला रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं है। ठीक है, जो आइडियल ब्लैक बॉडी है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी, जिसकी चर्चा की अभी, परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमीटर, उससे जो रेडिएशन निकलता है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशंस एमिटेड बाय एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी है, कोई दिक्कत? है तो बोलो। नहीं, आइडियल ब्लैक बॉडी, सॉरी, आइडियल ब्लैक बॉडी से निकलने वाला जो रे होगा उसे हम लोग कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, चलिए अब आइए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। The radiations emerging from a black body depends only on the temperature of the body and independent of nature of its material. ये देखो असली बात यहां है। Radiations emerging from a black body depends only on the temperature, independent of nature of its material. ये और बॉडी में नहीं होता है। अदर बॉडीज में जो रेडिएशंस होंगे वो बॉडी के शेप, साइज, मटेरियल सब पर डिपेंड करेगा। आप कॉपर का बर्तन लो, आयरन का बर्तन लो, एल्युमिनियम का बर्तन लो, सबके एमिशंस अलग अलग होंगे। लेकिन ब्लैक बॉडी में क्या है, देखो ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट बात है। रेडिएशंस इमर्जिंग फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, independent of nature of its material, shape, size, everything. दो बॉडी डिफरेंट मटेरियल का है, अगर सेम टेम्परेचर का है तो उससे निकलने वाले रेडिएशंस सिमिलर होंगे। जैसा नॉर्मल बॉडी में
नहीं होता है। ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? समझ गए बात? ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या हुआ और उसकी विशेषता क्या है? क्या विशेषता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। ये तो ऑब्जर्वेशन हुआ। अब देखिए प्रॉब्लम कहां है। हम लोग बात कर रहे थे मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल ने सारे रेडिएशंस को एक्सप्लेन कर दिए, लाइट के रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन पैटर्न, सबको एक्सप्लेन कर दिए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ सो देखिए यहां पर आप, मैक्सवेल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इन ए स्टेट ऑफ रैपिड वाइब्रेशन, इन ए स्टेट ऑफ रैपिड वाइब्रेशन, ठीक है, पार्टिकल्स कंपोजिंग ए सॉलिड एमिट रेडिएंट एनर्जी। कोई भी सॉलिड जिस पार्टिकल से बना हुआ, नॉट ओनली सॉलिड, अदर पर भी लागू होगा, हम सॉलिड का एग्जांपल लिए हैं, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें रैपिड वाइब्रेशंस होते हैं और उस समय वो रेडिएंट एनर्जी एमिट करते हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के समान होते हैं। मैक्सवेल ने कहा कि कोई भी सॉलिड के पार्टिकल अपने रैपिड वाइब्रेशन के समय जो रेडिएंट एनर्जी एमिट करता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उसने माना किसी भी तरह का एमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव परपेंडिकुलर टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू सोर्स, यही है। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। मान लिए हम लोग भी कि वास्तव में जो भी आ रहा है एमिशन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसकी क्या विशेषता है कि लो टेम्परेचर रेडिएशन इज इन द IR रीजन। लो टेम्परेचर पर इंफ्रारेड रीजन में होगा एमिशन। इसलिए याद है ना कि जो कुछ गर्म करते हैं बड़े लाल होता है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ रेडिएशन वाइडेंस। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका स्पेक्ट्रल रेंज वाइडन होता है, अदर वेवलेंथ भी आते हैं इंफ्रारेड से अलग। ठीक है, इन द न्यू रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो जानते हैं आप लोग, कलर के डिफरेंट जो स्पेक्ट्रम है, विबज्योर है वायलेट से रेड तक, 7 कलर्स बने हुए स्पेक्ट्रम। तो इंफ्रारेड से वो जाता है डिफरेंट रीजन के एमिशंस निकालने लगता है। और व्हेन टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो वेव्स ऑफ विजिबल रीजन्स आर एमिटेड। ठीक है, इन एडिशन टू दैट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एमिटेड एट लोअर टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर जो निकला था वो तो निकलता ही है, कुछ और निकलता है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये वेवलेंथ का रेंज है, ये विजिबल रीजन है, ठीक है, ये हुआ इंफ्रारेड रीजन, वेवलेंथ बढ़ रहा है। तो कहता है कि लो टेम्परेचर पर ये इंफ्रारेड रीजन के लाइट को, सॉरी, एनर्जी को एमिट करता है और टेम्परेचर बढ़ने से ये नीचे की तरफ लोअर वेवलेंथ में बढ़ता जाता है। इसके अलावा इंफ्रारेड लॉन्गर वेवलेंथ तो निकलता ही है, वाइडेंस, इसका रेंज बढ़ता जाता है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे। ठीक है, दस हॉट बॉडी एमिट्स EMR of varying range of wavelength constituting a spectrum, और एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा। जो हॉट बॉडी है वह जो एमिट करेगा रेडिएशंस, तो पूरा स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसको हम लोग डेली लाइफ में महसूस करते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो गौर कीजिए, आप आयरन को हीट करते कहीं देखिए, पहले वो रेड होता है,
फिर येलो होता है, फिर व्हाइट हो जाता है, व्हाइट हॉट कहते हैं, व्हाइट हॉट मतलब बहुत हॉट, रेड हॉट मतलब लोअर हॉट। तो ये मैक्सवेल का थ्योरी है कि जब लोअर टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो इंफ्रारेड लाइट आएगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो खिसकता जाएगा विजिबल रीजन की तरफ, ठीक है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वह लोअर वेवलेंथ की ओर खिसकता जाएगा। तो खिसकता जाएगा मतलब क्या, हायर तो निकलेगा ही, लोअर भी निकलेगा, एक रेंज ऑफ वेवलेंथ निकलेगा, एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा। ठीक, एक बार फिर से आप इसको पढ़कर देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, in a state of rapid vibration, the particles composing a solid emit radiant energy, which are identical to electromagnetic waves. मतलब कोई सॉलिड जिस पार्टिकल से बना हुआ है वह रैपिड वाइब्रेशन के समय रेडिएंट एनर्जी एमिट करता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के समान होता है। जो क्लियर है? At low temperature, radiation is in the IR region. लो टेम्परेचर पर इंफ्रारेड रीजन के एनर्जी निकलता है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ रेडिएशन वाइडेंस, रेडिएशन का स्पेक्ट्रल रेंज वाइडेन होता है, चौड़ा होता है, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ का रे निकलना शुरू करता है इन द न्यू रीजन। When temperature becomes very high, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, 1000 में पहुंच जाएगा, waves of visible light region are emitted in addition to that of longer wavelength emitted at lower temperature. लो टेम्परेचर पर जो लॉन्गर वेवलेंथ के निकलते थे वो तो निकलेंगे ही, इन एडिशन दूसरे वेवलेंथ के एनर्जी भी एमिट होंगे, मतलब बहुत सा एनर्जी एमिट होगा और वो एक स्पेक्ट्रम मतलब बैंड बन जाएगा। नहीं, अब आइए दो इंपॉर्टेंट लाइन है यहां। द टोटल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द वेरियस वेवलेंथ। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंपॉर्टेंट बात है। और वो इसमें जो रेडिएशंस हैं उसके वेवलेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन, किस वेवलेंथ का कितना, किस वेवलेंथ का कितना आएगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान दो, ध्यान दो, मैक्सवेल ने क्या कहा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द वेरियस वेवलेंथ, 400 nm, 500 nm, 800 nm, 1000 nm है ना, तो किस किस nm वेवलेंथ का कितना कितना रेडिएशन निकलेगा, इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वह दो बातों पर डिपेंड करेगा, किस किस पर, टेम्परेचर पर और नेचर पर, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर। अब पिछला स्लाइड को इस स्लाइड से मिलाइए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन क्या है, द रेडिएशंस emerging from a black body depends only on the temperature of the body and independent of nature of its material. ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ब्लैक बॉडी का। और मैक्सवेल का क्या है थ्योरी, ध्यान दो, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन among the various wavelength of a spectrum depends on temperature and nature of object. हो गया ना कंट्राडिक्शन। मैक्सवेल के हिसाब से जो ये रेडिएशन होंगे उसका इंटेंसिटी और डिफरेंट वेवलेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन उस मटेरियल के ऑब्जेक्ट के मटेरियल पर और उस बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये वही बात लिखा हुआ है जो हम लोग
ऑब्जर्व किए हैं, when the radiations emerging through a small hole of an isothermal hollow sphere, एक्सपेरिमेंट से देखा गया है, ये बताए हम ना, स्मॉल होल थ्रू ए हॉलो स्फीयर, क्या बताया था मैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी, स्मॉल होल ऑफ एन आइसोथर्मल हॉलो स्फीयर, आइसोथर्मल हॉलो स्फीयर, खोखला गोला, जो स्मॉल होल है उससे निकलने वाला रेडिएशंस, जिसको हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे, इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली. इट इज फाउंड दैट total intensity of radiation and its distribution among the wavelength are independent of the material and shape and size of enclosure and depends only on temperature of the body. ये दो लाइन, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ध्यान दीजिए. ये मैक्सवेल का है और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है. डिफरेंस इतना ही है कि मैक्सवेल ईएमआर थ्योरी कहता है कि जो रेडिएशन का इंटेंसिटी और उसका वेवलेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह टेम्परेचर और नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कहता है कि ये इंटेंसिटी distribution of wavelength independent of material and shape and size depends only on temperature. तो अब क्या बोलेंगे आप बताइए, आप लोग, आप ही लोगों को पंच मानता हूं मैं. अब मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी के बारे में जो बोलना है सो बोलिए, क्या बोलिएगा, जबकि बात तो सही है कि मैक्सवेल के ईएमआर थ्योरी ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सारे फिनोमिनन को बहुत सुंदर से एक्सप्लेन कर दिया. लेकिन ईएमआर थ्योरी, मैक्सवेल्स ईएमआर थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ये लिखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है. अब देखिए क्या सब हुए इस बीच में, क्या सब घटनाएं हुई. स्टीफन बोजमैन 1879 में स्टीफन ने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर यह दिखाया कि टोटल रेडिएंट हीट पावर emitted from a surface is proportional to 4th power of its absolute temperature. ये E varies as T power 4, so E equal to sigma into T power 4. ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जिसको स्टीफन ने देखा. ठीक है, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, जहां पे E है रेडिएंट हीट एनर्जी, सिग्मा कांस्टेंट है, और T है टेम्परेचर केल्विन में. ठीक है, और इस इक्वेशन पर T का वैल्यू, E का वैल्यू देने पर सिग्मा का जो वैल्यू कैलकुलेट किया गया वो ये आया, ये सिग्मा का वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड. और इसी को थ्योरेटिकली थर्मोडायनामिक्स से बोजमैन ने भी वेरीफाई किया. बोजमैन ने भी कहा, ठीक है, बोजमैन ने भी उसको 1884 में, बोजमैन फ्रॉम थर्मोडायनामिक कंसीडरेशंस, बोजमैन ने डिराइव किया इसको थर्मोडायनामिक कंसीडरेशंस पर.
ठीक है, और दिखाया कि ये ब्लैक बॉडी पर लागू होता है। ये देखिए ग्राफ है, ये पावर ऑफ रेडिएशन है, मतलब इंटेंसिटी, और ये टेम्परेचर। ऐसा ग्राफ मिलता है जब हम रेडिएंट पावर और टेम्परेचर में ग्राफ खींचते हैं, तो ऐसा ग्राफ मिलता है। जैसे बढ़ रहा है टेम्परेचर, देखिए पावर बढ़ रहा है, और ये टी के पावर 4 के क्रम में बढ़ रहा है। यह स्टीफन के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और बोल्ट्जमैन का थर्मोडायनामिक्स बेसिस पर किए गए कैलकुलेशन पर बेस्ड है। हम लोग मैथमेटिकल पार्ट में नहीं जाएंगे, वो लोग फिजिक्स वाले पढ़ते हैं, हमें तो सिर्फ पॉइंट देखना है कि हुआ क्या था। We shall not go in detail of the mathematics. We shall not derive Stephen Boltzmann's law. Rather, we shall see what was the proposed result and what was the experimental result. ठीक है, तो स्टीफन के एक्सपेरिमेंटल और बोल्ट्जमैन के थ्योरेटिकल डेरिवेशन के बेसिस पर ये ऑब्जर्व किया गया, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है, जो पावर है, वह टी पावर 4 के प्रोपोर्शनल पाया गया, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स। ठीक, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नहीं दिक्कत है तो अब आइए विन्स लॉ, जिसका नाम विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी है। विन्स लॉ या विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विल्हेम विन ने टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, जो एक आइडियल रेडिएटर है, और वेवलेंथ ऑफ एमिशन, जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम एमिशन होता है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन, मतलब अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि ब्लैक बॉडी डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन को एमिट करता है। तो उसमें होगा ना किस वेवलेंथ का मैक्सिमम करता है, होगा ना कि मैक्सिमम किस वेवलेंथ का एमिट करता है। तो उसमें रिलेशन निकाला, किसमें? टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, सॉरी, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी और टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी और वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन, जिस वेवलेंथ का एमिशन मैक्सिमम है, उसमें रिलेशन निकाला, जिसके लिए उनको 1911 का नोबेल प्राइज भी मिला था। ये हमारे काम की बात नहीं है, बस जानकारी के लिए। और क्या पाया उसने? वीन फाउंड दैट रेडिएटिव एनर्जी डी ओमेगा DW per wavelength interval d lambda has maximum at certain wavelength. ये जो पावर है, रेडिएटिव एनर्जी का पावर पर वेवलेंथ, वह किसी खास वेवलेंथ पर मैक्सिमम है। सभी वेवलेंथ निकल रहे हैं, 100, 200, 300, 400, 500, इनको एक वेवलेंथ है जो ज्यादा निकल रहा है, और सब कम कम निकल रहा है। ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा जब आप ग्राफ खींचेंगे वेवलेंथ के वर्सेस, तो ऐसे इस वेवलेंथ का कम है, इसका कम है, इसका कम है, इसका कम है, इसका कम है, इस वेवलेंथ वाला सबसे अधिक है ना। जब वेरियस वेवलेंथ है तो कुछ कम कम है, और एक वेवलेंथ है जो मैक्सिमम है। ठीक है, तो क्या देखा उसने? वीन फाउंड दैट द रेडिएंट एनर्जी हैज ए मैक्सिमम एट ए सर्टेन वेवलेंथ. This maximum shift to shorter wavelength as the temperature is increased. Lambda m varies as 1 by t. T बढ़ने से lambda घटता है, T बढ़ने से lambda घटता है, ध्यान दो। क्या मैं कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये कि मान लीजिए आप 100 केल्विन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ऐसा हुआ, यहां पर आया मैक्सिमम, लैम्डा मैक्स ये आया। अगर तुम 200 केल्विन पे करोगे तो ऐसा आएगा, ये शिफ्ट कर गया। देखिए इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है,
तो टेम्परेचर बढ़ने से ये जो लैम्डा मैक्सिमम है, मैक्सिमम का वेवलेंथ, मैक्सिमम रेडिएशन का वेवलेंथ तो क्या हो गया, शिफ्ट कर गया पीछे लोअर वेवलेंथ पर, है ना। ये महत्वपूर्ण बात है जिसको वीन ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। देखो अब फिर से क्या लिखा हुआ है, वीन फाउंड दैट रेडिएटिव एनर्जी पर वेवलेंथ इंटरवल हैज ए मैक्सिमम एट ए सर्टेन वेवलेंथ, एक खास वेवलेंथ है जहां पर उसका मैक्सिमम है। ये इंपॉर्टेंट बात है। दिस मैक्सिमम शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ एज द टेम्परेचर T इज इंक्रीज्ड। आगे हम ग्राफ दिखाएंगे आपको, लेकिन अभी हम इस पॉइंट पे हैं, यही आपको दिखा देना चाहते हैं, ज्यादा अच्छा होगा कि ऐसे कि ये टेम्परेचर है, मान लो ऐसे यहां मैक्सिमम है T1 टेम्परेचर पर, T1 से T2 पर जाएंगे तो यहाँ मैक्सिमम होगा, इससे हाई पर जाएंगे तो यहाँ मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम मतलब इस वेवलेंथ पर, इधर वेवलेंथ है, इस T1 टेम्परेचर पर इस वेवलेंथ का सबसे अधिक है एमिशन, T2 पर इस वेवलेंथ का सबसे अधिक है, T3 पर इस वेव सबसे अधिक है। तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, देखते हो पीछे खसक रहा है। लैम्डा मैक्स मतलब वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन, जहां से सबसे अधिक रे निकल रहा है जिस वेवलेंथ का, वो वेवलेंथ हाई टेम्परेचर पर शॉर्टर होता है। जैसे टेम्परेचर हाई होगा वैसे वह शॉर्टर होता जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन है मिस्टर वीन का, ठीक है। लैम्डा एम वेरीज एज 1/T। तो इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा T 1/T मतलब क्या, लैम्डा इंटू T इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा ना। लैम्डा अगर प्रोपोर्शनल है आप कहते हो कि लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/T, क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू K इंटू 1/T, सो लैम्डा इंटू T इक्वल टू K होगा ना, वही तो है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा इंटू T इज कांस्टेंट और इसका वैल्यू निकाला गया 0.2898 सेंटीमीटर डिग्री केल्विन। लैम्डा T कांस्टेंट है तो नॉर्मल बात है कि अब जैसे T बढ़ाएंगे तो लैम्डा घटेगा। यह जो वीन का डेरिवेशन है, Wien's law of the shift of the radiative power maximum to lower wavelength as the temperature is raised is also observed in daily life। ये हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो क्या हो रहा है, वेवलेंथ शिफ्ट कर जाता है लोअर की ओर। अभी बताए थे आपको हम, पहले रेड, फिर येलो, फिर व्हाइट, ये क्या हो रहा है, शिफ्टिंग लोअर वेवलेंथ की ओर। रेड हुआ सबसे हायर वेवलेंथ वाला, अब वायलेट सबसे लोअर वेवलेंथ वाला, ठीक है। और व्हाइट मतलब सब पूरा मिक्सचर, चर्चा हुई थी कि मिक्सचर निकालता है, हायर तो वेवलेंथ निकालता ही है, लोअर का भी निकालता है। तो ये दैनिक जीवन में हम लोग अनुभव करते हैं ऐसा कि लो टेम्परेचर पर एमिशन हाई वेवलेंथ पर होता है और हाई टेम्परेचर पर एमिशन लो वेवलेंथ पर होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर यही था, इसी को हम ग्राफ से दिखाए हैं अभी आपके लिए। ये देखिए इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है,
इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है। देखिए यहां पर 3000 केल्विन पर यहां है लैम्डा मैक्स, ये डिफरेंट वेवलेंथ है जो एमिशन हो रहा है जिसका। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहां पर है? इस वेवलेंथ पर, देख रहे हैं ना यहाँ ये लैम्डा, ठीक। 4000 केल्विन पर ये क्या हुआ, देखो गौर से, देखो गौर से क्या हुआ। ये था 3000 केल्विन पर लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स मतलब मैक्सिमम रेडिएशन का वेवलेंथ। 4000 पर यहां आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो लैम्डा घट गया, और 5000 पर यहां आ गया, ये यहां, और 6000 पर यहां आ गया। देखिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लैम्डा मैक्स घट रहा है। ये विन्स का लॉ है, और ये विन्स का लॉ कितना सही है वो देखिए आप, अगला स्लाइड बताएगा आपको। देखिए, दिस लॉ एक्सप्लेन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ओनली इन शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ में ये सही है, and fails to explain the energy distribution in longer wavelength region. लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में जो एमिशन हो रहा है उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को विन्स का फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टेम्परेचर इज जीरो, एनर्जी डेंसिटी इज फाइनाइट। जीरो टेम्परेचर पर एनर्जी डेंसिटी फाइनाइट होना चाहिए, जो स्टीफन लॉ का कंट्राडिक्शन है। स्टीफन लॉ कहता है कि नहीं, फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ध्यान दो क्या हुआ, विन्स लॉ शॉर्टर वेवलेंथ पर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन करता है। हमको इतना ही से काम है, हम खाली बता दिए विन्स लॉ क्या है आपको, लैम्डा इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने बार बार कहा, वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ द मैथमेटिक्स, वी डोंट हैव टू डिराइव इट, वी हैव टू सी। हमें पहुंचना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर, तो उसका ये हमारा बेसिक्स है, पहले क्या सब हुआ, ताकि वो क्या आपको रेफरेंस समझ में आएगा। इसलिए हम मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, हम रिजल्ट में जाएंगे, और रिजल्ट ये है कि विन्स लॉ satisfactorily explains the observation at lower wavelength, shorter wavelength, and fails to explain energy distribution at longer wavelength. longer wavelength पर फेल कर गए। चलिए, आधा तो हुआ, शॉर्टर में कर लिया, कोई बात नहीं, फिर आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद आए मिस्टर रैले एंड जीन्स। रैले जीन्स ने ये फार्मूला डिराइव किया, I इक्वल टू लैम्डा इंटू टी, मतलब कांस्टेंट लैम्डा एंड टी पर 2 पाई एच सी स्क्वायर बाय लैम्डा पावर 5 1 बाई एच सी बाई ई पावर लैम्डा के बी इंटू टी माइनस 1। इसी को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फाइनल है 2 पाई सी के बी टी लैम्डा पावर 4, ठीक है। अब ये जो डेरिवेशन है, फिर मैं हम डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा। रेले जीन्स लॉ एग्रीज विथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एट लार्जर वेवलेंथ। देखिए उल्टा हो गया, विन्स लॉ ने शॉर्टर वेवलेंथ पर एक्सप्लेन कर दिया, रेले जीन्स लॉ एग्रीज विथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एट लार्जर वेवलेंथ, मतलब लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। लार्जर वेवलेंथ पर एग्री कर गया, एंड दिस एग्रीज एट शॉर्टर वेवलेंथ, आधा आधा। और शॉर्टर वेवलेंथ पर जो हुआ रिजल्ट, उसे क्या नाम दे, देखिए क्या कहते हैं, दिस इनकंसिस्टेंसी बिटवीन ऑब्जर्वेशंस एंड द प्रेडिक्शंस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इज नोन एज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ
अल्ट्रा वायलेट को पराबैंगनी बोलते हैं। कैटास्ट्रोफ मतलब प्रलय। पराबैंगनी प्रलय नाम से प्रसिद्ध है क्वांटम मैकेनिक्स में और थर्मोडायनामिक्स में। रेले जीन्स ने जो इक्वेशन दिया, यह इक्वेशन शॉर्टर वेवलेंथ पर जो रिजल्ट दिया है उससे अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ हो गया। क्या हो गया? इसने कहा इसके हिसाब से शॉर्टर वेवलेंथ पर इनफाइनाइट एमिशन होगा। इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा, जो संभव नहीं है उतना। ठीक है, हम दिखाते हैं अभी ग्राफ आपको, इसको पहले आप समझ लीजिए। रिजल्ट क्या है हमारा? हम इसको, इस मैथमेटिक्स से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि मैथमेटिक्स दिया उसने और ये लार्जर वेवलेंथ पर जो ऑब्जर्व रिजल्ट है उसको एक्सप्लेन कर सका, शॉर्टर पर नहीं किया। सो नहीं, जुलूम कर दिया, मतलब भयंकर रिजल्ट दे दिया। क्या रिजल्ट दिया? अभी आप देखिए, इस ग्राफ से आपको स्पष्ट होगा कि रिजल्ट क्या आया। ये रिजल्ट देखो, वही है, मोटा मोटी ग्राफ वही है, लैम्डा मैक्स है ये मैक्सिमम वेवलेंथ पर। ये दिखा रहा, ये है रेले जीन्स का फार्मूला से, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये वाला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। ठीक है, और ये रेले जीन्स का डॉट डॉट देख रहा है ना, ये देखिए क्या कह रहा है ये, जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है, जैसे वेवलेंथ घटेगा ऐसे वेवलेंथ बढ़ रहा है। तो जैसे वेवलेंथ घटेगा, देखिए रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। अब बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, ये पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या? इनफाइनाइट, ये कभी नहीं मिलेगा। तो शॉर्टर वेवलेंथ पर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो यही कहता है अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ, इसी का नाम है। अब आप कहां पहुंचे, ध्यान दीजिए। विन्स लॉ शॉर्टर वेवलेंथ पर एक्सप्लेन कर दिया, इस हाफ को एक्सप्लेन कर दिया, इसको छोड़ दिया। रेले जीन्स लॉ लॉन्गर पर एक्सप्लेन कर दिया, शॉर्टर पर प्रलय कर दिया। मैक्सवेल तो पहले फेल कर गए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो 19th सेंचुरी के लास्ट की बात है ये, देख रहे हैं आप, 1884, 89, 87 सब की बात है। पूरे थर्मोडायनामिक्स में या कहिए मॉडर्न साइंस में या फिजिक्स में जो बता कह लीजिए आप, एक बहुत ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऑब्जर्वेशंस को लेकर, और संशय पैदा हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी जो मैक्सवेल का है, क्या वो सही है या नहीं है। इसी संशय की स्थिति में जन्म होता है जिस व्यक्ति का, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, तत्काल के लिए थैंक यू। आज हमने क्या बताया, आप हम टेस्ट भी लेंगे, बीच बीच में हम टेस्ट लेंगे, कुछ दिन पढ़ते हैं, जब सिलेबस आते हैं तो हम क्वेश्चन देंगे, इसलिए बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिए। आज हमने आपको यही बताया कि ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, उस रेडिएशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैक्सवेल का रेडिएशन थ्योरी क्या कहता है, वह कैसे फेल हो गया एक्सप्लेन करने में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। ठीक है, स्टीफेंस ने क्या ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन को आधा तक शॉर्टर वेवलेंथ पर विन्स ने एक्सप्लेन कर दिया, लॉन्गर पर फेल हो गए। ठीक है, और रेले जीन्स लॉन्गर पर एक्सप्लेन कर लिए, शॉर्टर पर फेल हो गए। मतलब कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन एक नहीं मिला जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंप्लीट एक्सप्लेन कर सके। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके लिए हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर कुछ क्वेश्चन मन में हो तो आप निश्चित रूप से या तो टेलीग्राम ग्रुप पर
या व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हो उस पर लिखें, या आप वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं जब देखूंगा तो आंसर कर दूंगा। या आप क्वेश्चन जमा करेंगे, हम लोग एक दिन इंटरेक्शन क्लास कर लेंगे और वहां सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप विश्वास रखिए कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई डाउट आपको रह नहीं पाएगा। आई विल ट्राई फॉर दैट, कोशिश करूंगा, क्या कर पाऊंगा आई डोंट नो, बट मैं ईमानदारी से कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू। जो लोग नए आए हैं वो निश्चित रूप से मेरे इस पीएम मिश्रा केमिस्ट्री क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर इंश्योर कर लें कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे आपको सूचना जाएगी। अगर वो आपके लायक रहे तो उसको आप पढ़िएगा, ठीक है, घर पर बढ़िया से पढ़िए, पॉइंट नोट करिए, मेन पॉइंट लिखिए, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, और कुछ कमी लगे तो आप एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। अगर आप मेरी आलोचना करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। इसलिए जो भी आपके मन में हो, सुझाव मेरे पास 2-3 आए थे। एक आया था कि बायलिंगुअल करना है, तो मैंने बायलिंगुअल कर दिया। दूसरा आया था कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊं, तो मैंने ट्राई किया है बोर्ड आपको देने का। अगर इस बोर्ड से नहीं आपका काम चलेगा तो फिर मैं वो भी ट्राई करूंगा, जो भी हो पाएगा मैं करूंगा। आप मेहनत करिए, ठीक है, और जो भी हमसे सहयोग आपको चाहिए, आई शैल बी हैप्पी टू कंप्लाई विद दैट, ठीक है। ओके, थैंक यू अगेन।